नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है गरीबों की बस्ती। इसे लिखा है मार्कंडेय ने। यह है कलकत्ता का बहु बाजार, जिसके एक ओर सरकारी अफसरों तथा महाजनों के विशाल भवन हैं और दूसरी ओर पीछे उसी अटपट सड़क के पास मील मजदूरों तथा दूसरे प्रकार के श्रमजीवियों की बस्ती है। नन्हे नन्हे झोपड़ों तथा मकानों की बहुलता के कारण सारी बस्ती एक घर सी दिखाई पड़ती है। निसंदेह वह एक घर ही है जहाँ जीवन यथार्थ परिभाषा में चलता है। धर्म श्रम की छाया में विलीन है। चलना जानने वाला बच्चा भी गृह कार्यों में सहायक है। नूरी उसी बस्ती की एक कन्या है। वह नित्य संध्या समय अपनी एक छोटी बहन के साथ नन्हे से काठ के ठेले को ठेल ठेल कर मूंगफली बेचती है। आज से नहीं, 10 वर्ष से वह मधुर गानों से उस सड़क पर चलने वालों से परिचित है। वह भी जीवन की गतिविधि के साथ अनुभवों का जाल बुनती जा रही है। एक और विशाल अट्टालिकाएं उसकी ओर पीठ किए खड़ी हैं, दूसरी ओर वही बस्ती अपना दामन फैलाए उससे वर्षों से कह रही है, नूरी, आ तेरी मूंगफली के ग्राहक तो इस ओर बसे हैं। तू क्यों बेकार अपने मधुर संगीत को निर्जीव दीवारों के शुष्क उर पर लुटाती है। इस पर नूरी एक लंबी सांस लेकर कह उठी, चल मरियम, अपनी बस्ती की ओर चलें। वहाँ लड़के मूंगफली खरीदेंगे। और अपनी गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घुमाकर चल देती। नूरी की तेज आवाज़ को सुनते ही मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे नूरी आई कहकर उसे घेर लेते। थोड़े ही समय में वह अपनी झोली साफ कर पैसों को अपनी फटी पुरानी ओढ़नी के किनारों में बांधकर गाड़ी को खड़खड़ाती हुई घर की ओर चली आती। नित्य जीवन की इतनी विषमता और कठोरता के बीच जीवन बिताने वाली नूरी का हृदय अनुभूतियों का घर बन गया था। उसे लगता था जैसे जीवन आवश्यकताओं से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे अलग करना जीवन को निर्जीव बना देना है। इसी में गति है, इसी में प्रवाह है। वह सोचती, आज उसे एक सलवार और फ्राक की बहुत आवश्यकता है। यह कितना उपहासजनक सा ज्ञात हो रहा है कि ओढ़नी के तार तार अलग हो गए हैं। अम्मा तो उसे देखती है, पर वह बेचारी क्या करे, पैसे तो होंगे नहीं। सोच रही थी कि माँ ने बाहर से पुकारा, नूरी, जा बेटी मूंगफली बेच आ, समय हो गया है। और वह चौंक पड़ी। माँ कहती गई, तेरे कपड़े फट गए हैं, मैं आज गुदड़ी बाजार जाऊंगी, यदि मिल गया तो लेती आऊंगी। कुछ अधिक बेच लिया करो बेटी। आज नूरी अधिक उत्साहित थी, क्योंकि यदि वह अधिक बेचेगी तो उसे सलवार मिल जाएगा। वह फिर उसी पुरानी सड़क पर अपने ठेले को बढ़ाती चली जा रही थी। गाते गाते जब थक जाती थी तो कहीं कहीं रुककर आने वाले आदमियों को भी देख लिया करती थी। कमल ने अपने भवन के ऊपरी भाग से इस कलकंठ को सुना और सोचने लगा, यह कौन है जो इतने मीठे शब्दों में गा रही है। ऊपर से नीचे झांका तो एक युवती को एक छोटी सी लड़की के साथ सर खोले देखा। उसके बाल सन्यासियों के बालों की तरह उलझे हुए थे। कमल को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उस याद में उसने बालिका नूरी को देखा, जिसमें एक समय चंचलता थी। वह दौड़ कर आती, बाबूजी, यह मूंगफली है, कहकर वह फिर लौटने की चेष्टा करती और तब मैं कह उठता, पैसे तो लेती जा। हाँ, केवल मैंने एक बार उससे यह अवश्य कह दिया था, नूरी, तुम क्यों बेचती रहती हो। कितनी सरल थी वह, कितना भोलापन था उसमें। और फिर तीक्ष्ण स्वरों के गाने ने उसके विचारों को मग्न कर दिया। कमल धीरे धीरे नीचे उतरा तो उसके देखते ही उसके मुख से निकल पड़ा, नूरी। पर सहसा वह रुक गया। शायद कोई दूसरी लड़की न हो, पर नूरी ने देखकर पहचान लिया और लजाकर नीचे देखने लगी। कमल भी समझ गया कि यह वही नूरी है, पर समय ने इसे कितना रंग पोत दिया है। वह मौन खड़ा देख रहा था। कितना बिखरा सौंदर्य है कि यदि इसे इकट्ठा कर लिया जाए तो देव कन्याएं भी परास्त हो जाएं। गौरवर्णी स्वस्थ शरीर इन फटे चित्रों से उन्मुक्त होकर झांक रहा है। नेत्रों में कितना माधुर्य है, कितनी शीतलता है। पर इस काठ की गाड़ी तथा इन फटे चित्रों में सब कुछ प्रच्छन्न है। वह सहसा यह सब सोच गया और फिर एक बार उसने पुकारा, नूरी। जी बाबूजी, नूरी ने नीचे ही सर किए कह दिया।
कमल ने उसकी ओर निर्भीकता से देखते हुए कहा, तू कहाँ रहती है? मैं तो यहीं रहती हूँ। आप ही बहुत दिनों पर दिखाई दे रहे हैं। कहकर नूरी ने सर ऊपर किया तो देखा कि कमल उसकी ओर देख रहा था और फिर वह सहम कर नीचे देखने लगी। कमल जैसे इस सुप्त सौंदर्य को परख गया हो, उसका हृदय परवश हो गया। उसने कहा, मैं तो 6 वर्ष से अपने मामा के यहाँ बंबई में रह रहा हूँ। उनके देहावसान के बाद सारा कारोबार मेरे ही सर पर तो आ पड़ा है। नूरी कुछ न बोली। थोड़ी सी मूंगफली निकालकर मरियम के हाथों भिजवाते हुए खड़खड़ अपनी गाड़ी को ठेल कर वह चल पड़ी। कमल दोनों हाथों से मूंगफली लेता हुआ आज जैसे किसी के प्रेम पाश में बनता जा रहा था। उसने पैसा निकाल कर देते हुए कहा, ले जा, दौड़। देख, नूरी गाड़ी ठेलती जा रही है। और वह वहीं खड़ा देखता रहा कि यह भी जीवन का एक रास्ता है जिसे नूरी इस प्रकार काट रही है। संसार का क्या विधान है, वह उलझ गया सोचने में। यह नूरी फिर जब तक बस्ती में नहीं चली गई, उसने अपने गीतों को नहीं गाया। दिन बीतते गए, नूरी अपने कार्यक्रम को करती गई, पर अब वह स्वतंत्रतापूर्वक गा कर नहीं बेचती थी। उसे लगता था जैसे कोई मेरे गीतों को सुनने के लिए छिपा है। उसका संयम दिन पर दिन बढ़ता गया और वह नित्य प्रति अपने में खोती गई। कमल भी अपनी उसी कोठरी में बैठा बैठा मूंगफली पा जाता, पर देर होते देख उसका हृदय विकल हो उठता था। उसे रात पहाड़ सी लगती थी। इधर नूरी अपने परवश हृदय की ठोकरों से विचलित हो उठती थी। जैसे उससे कोई कहता था, यह बड़े बड़े प्रासाद तेरे लिए नहीं नूरी, यह तो रंगीन तितलियों के लिए है। तेरा निवास तो वही तृण कुटीर है जिसने तुझे सुखपूर्वक जिलाया है। वह चौंक पड़ती और अपनी गाड़ी लेकर चली जाती। एक दिन संध्या के विशाल वक्षस्थल को बस्ती के नन्हे नन्हे घरों से निकलते हुए धुओं ने अत्यधिक धूमिल कर दिया था। कहीं कहीं दीपक अपनी क्षीण प्रभा से मुस्कुराने लगे थे। इधर नूरी अपनी मूंगफली बेचकर देर हो जाने के कारण शीघ्रता से गाड़ी दौड़ाए चली जा रही थी। उस बंगले के सामने पहुंचकर उसकी गति धीमी पड़ गई, पर वह रुकी नहीं, धीरे धीरे चलती गई। किसी ने धीरे से पुकारा, नूरी। वह शब्द पहचान गई और बोल उठी, जी बाबूजी, क्या तुम मुझे समझती हो? कमल ने संभल कर कहा, अच्छी तरह बाबूजी, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पर बाबूजी, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ। नूरी न जाने कैसे आई एक सांस में कह गई। कमल का हृदय उमड़ पड़ा। उसने कहा, नूरी, धर्म हमारे प्रेम की सीमा नहीं है, हमारे हृदय का कटघरा नहीं है। वह तो स्वयं इसी हृदय से पैदा होता है। फिर मैं अपने घर का मालिक हूँ, तो इसके लिए न डर। नूरी ने अपनी सारी शक्ति बटोरते हुए कहा, बाबूजी, मैं एक मजदूरिन की लड़की हूँ और आप धनी हैं। कितनी विषमता, कितना द्रोह है। बाबूजी, आप लोग सौंदर्य के उपासक हैं और सौंदर्य सदा सत्य नहीं है। वह तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है और इसलिए रूप के उपासकों का प्यार भी सौंदर्य की धरती के साथ घटता जाता है। देखिए बाबूजी, वह काले काले भौरे फूलों से केवल पराग के लिए प्यार करते हैं और उसके प्राप्त होते ही उसका साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। कमल नूरी की भावपूर्ण वाणी में उलझ गया। उसे लग रहा था जैसे नूरी अनुपम सौंदर्य के साथ साथ अपार अनुभूतियों से परिपूर्ण है। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि नूरी ने कहा, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ बाबूजी। और वह बिना उत्तर पाए ही अपनी गाड़ी को ठेलती बढ़ गई और दूसरे ही क्षण अंधकार की काली दीवारों द्वारा कमल से अलग कर दी गई। कमल खड़ा खड़ा अंतरिक्ष से आते हुए खड़ खड़ शब्द को सुनता रहा और सोचता रहा, नूरी कितनी दृढ़ है, कितनी विचारशील है। सारा बंगाल पैशाचिक नरसंहार का केंद्र बन गया था। चारों ओर हिंदू मुसलमान की भावना विशैली सर्पनी की भांति लोगों को डस रही थी। मासूम बच्चे माताओं के आगे ही जला डाले जाते थे, माताओं के स्तन काट लिए जाते थे, कन्याओं के साथ बलात्कार किया जाता था। चारों ओर घर घर में, हृदय हृदय में सांप्रदायिकता का विषम ज्वर फैल गया था। पर यह बस्ती अब भी अपने आंतरिक प्रवेश में वैसी ही थी। यद्यपि बाहरी रूप में भीषण समाचारों द्वारा अंतर अवश्य था। लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। नूरी भी बंदी की भांति अपने तृण कुटीर में पड़ी सोचा करती, यही है संपत्ति वालों का खिलवाड़ जो हमारी पवित्र बंग भूमि को नीच सांप्रदायिकता की प्रचंड अग्नि में झोंक रहा है। वह अपने को भूल सी जाती और कह उठती, कमल, तुम भी तो धनिक हो, क्या तुम भी ऐसा करते होगे? शायद तुम इस जीवन पर तरस खाते होगे, पर देखो, आंखें खोल कर देखो, कितना मधुर है यह।
क्योंकि इसी दरिद्रता के कारण देश में फैले हुए बहुत से गरीबों का साथ हो पाता है। उनके दुखों को मनुष्य समझ पाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, रहने दो मुझे, मैं यहीं रहूँगी। मुझे यहीं जीवन मिलेगा। मैं कर्मों के बीच, संघर्षों के बीच जी लूँगी। मुझे क्षमा करो बाबूजी। और यही सोचते सोचते वह उसी कुटीर के तिनकों में अपनी दृष्टि बिखेर देती। वह यह सब सोच ही रही थी कि माँ ने बाहर से पुकारा, नूरी। नूरी उठकर दौड़ गई। जी अम्मा, कहकर उसने जब देखा तो जैसे माँ किसी संभावित विपत्ति के अनुमान से खिन्न हो उठी है और मरियम उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। माँ बोली, तुमने नहीं सुना बेटी? नहीं माँ, नूरी ने उत्तर दिया। हमारी बस्ती में भीषण रक्तपात की तैयारी हो रही है। चारों ओर से लोग इसे जला डालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं अभी गिरती पड़ती चली आ रही हूँ। पूछती नहीं मरियम से, लोग बस्ती को एक ओर से घेर रहे हैं। क्यों अम्मा? यह तो मैं नहीं जानती बेटी। मरियम ने मुंह लटकाते हुए कहा, तुम्हारे बाबूजी भी तो गुंडों के एक दल को ललकार रहे थे। कौन बाबूजी? मरियम। नूरी ने विस्फारित नेत्रों से कांपते हुए कहा, बहन, वही बाबूजी। कहकर मरियम भय से रोने लगी। नूरी कांप उठी और सर पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जैसे इन बातों को सुन रही थी, वह सोचती जा रही थी। इतने में मार डालो, जला दो के साथ रोने चीखने के घोर स्वर से बस्ती गूंज उठी। माँ ने घबराकर, नूरी, ओ नूरी, अब क्या हो बेटी? नूरी हताश हो गई थी। उसने लंबी सांस लेकर कहा, क्या होगा माँ, चलो यहाँ से। और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकली, गली में अपार भीड़ चीखती चिल्लाती प्राण रक्षा के लिए भागती जा रही थी। वे भी उसी में शामिल हो गई। कोई गिरता था तो उसके ऊपर से हजारों आदमी दौड़ रहे थे और गुंडे अपने पैशाचित कृत्यों द्वारा अपने हाथों को निरीह जनता के रक्त से रंग रहे थे और धर्म के मुंह पर कालिक पोत रहे थे। गली लाशों से पट गई। सारी बस्ती धू धू करके जल रही थी, जैसे धर्म की होली जल रही थी, मानवता की अर्थी जल रही थी। अम्मा और मरियम का कहीं भी पता नहीं था। वे कहीं दबकर समाप्त हो गई थी। पर नूरी अब भी कुछ लोगों के साथ दौड़ती जा रही थी। इतने में एक भीड़ ने उसे घेर लिया। लाठियां चलने लगी। किसी ने बढ़कर एक लाठी नूरी के सर पर मार ही तो दी और नूरी मत्थे पर हाथ रखती हुई गिर पड़ी। तेज रक्त की धार से उसका शरीर लथपथ हो गया। किसी ने पीछे से ललकारा, खूब किया, सलवार पहने थी और बढ़कर देखा तो अपनी सारी चेतनाओं को फैलाकर चित लेट गई है। वही फटा सलवार और फ्राक। कमल पहचान गया और उसके सर को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। नूरी, ओ नूरी, वह व्यथित होकर कह उठा, मुझे क्षमा कर दो नूरी, आंखें खोलो। नूरी पूरी तरह से बेहोश रही। बहुत से लोग इस नए नाटक को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। नूरी ने एकाएक नेत्र खोले। अपने को इस दशा में देखकर वह चौंक उठी। ऊपर देखा तो बाबूजी उसके सर को गोद में लिए आंसू बहा रहे हैं। आज उसके हृदय से सहानुभूति का पंछी पर फैलाकर उड़ चुका था। कमल ने कहा, नूरी, मेरी नूरी, मुझे कुछ नहीं बाबूजी। वह धर्म की परिभाषा याद करिए, चले जाइए, हट जाइए, मुझे मरने दीजिए, इसमें बाधक न बनिए। कहकर नूरी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कमल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने कहा, नूरी, तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। देखिए, वह गरीबों की बस्ती, वह निरीहों की बस्ती जल रही है, निरपराध कारण। मेरी खिल्ली न उड़ाइए। बाबूजी देखिए, नूरी तो उसी बस्ती में तड़फड़ा रही है, उस बस्ती में मर रही है। यह तो मोह है, आसक्ति है। वह बड़बड़ाती गई, क्षमा करो बाबूजी, इसे न जलाओ। यहाँ धर्म का वही रूप है जो आपने एक दिन कहा था। देखो, तुम्हारी नूरी तुमसे प्रार्थना कर रही है। यह गरीबों की बस्ती आबाद होते हुए भी बर्बाद है, इसे न उजाड़ो। और वह अवसन हो गई, मुख हो गई। कमल ने देखा, नूरी अब उसकी नूरी नहीं रह गई है। वह गरीबों की बस्ती में उन्मत्त सा, पागल सा बकता हुआ उसी जलती विभीषिका की ओर दौड़ पड़ा। कुछ दिनों बाद सुना गया कि वहीं गरीबों की बस्ती के उजड़े खंडहरों में एक पागल युवक घूम घूम कर कुछ ढूंढता रहता है। नूरी नूरी पुकार कर अपनी प्रतिध्वनि को पकड़ने के लिए दौड़ा करता है। धन्यवाद।